नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो दिल्ली सेवा बिल जो है उस पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है। हम जानते हैं लोकसभा में वो आसानी से पास हो चुका है और आज जब बहस चल रही थी तो उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक धोखा जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर जो अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया था उस पर पलटवार करते हुए भी कहा कि आप नेहरूवादी मत बनिए, आप आडवाणीवादी बनिए, जिन्होंने खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की थी। इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा ने इस बिल को हरी झंडी दे दी थी। बिल को लेकर एनडीए और इंडिया के सांसद लामबंद हैं, लेकिन बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन में आने के बाद नंबर जो है वो एनडीए के पक्ष में अब दिखाई दे रहे हैं। तो आपको आप पर सबसे पहले हम सुनवाते हैं राघव चड्ढा और मनोज झा ने क्या कुछ कहा है दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सर, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर, अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सर, हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना। हम तो कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद जो अधिकारियों की दिल्ली में ट्रांसफर और नियुक्ति का जो मामला होगा उस पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिलेश, यहाँ पर आज दिख रहा है जिस तरह से नंबर जो हैं वो एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी आगे क्या कदम उठा सकती है, क्या विकल्प है उसके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात तो कह ही चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चूंकि ऑलरेडी चल भी रहा है, संविधान पीठ को मामला सौंपा गया है, तो वो इस बात का इंतजार करेंगे। लेकिन हमने देखा था अदिति कि जब ये अध्यादेश आया था उस वक्त भी जब ये अथॉरिटी का गठन हो गया था तो उसका कोई बहिष्कार नहीं किया गया दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, बल्कि अरविंद केजरीवाल बाकायदा उन बैठकों में हिस्सा लेते रहे। तो यानी ये जो व्यवस्था बन गई है, अब ये जाहिर सी बात है कि बिल पारित होने के बाद, कानून बन जाने के बाद ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। हालांकि आप जानती हैं कि जो पिछला अध्यादेश आया था और अब ये जो बिल आया है इसमें कुछ बुनियादी अंतर भी हैं। 3 बड़े अंतर हैं जो उस अध्यादेश और इस बिल को अंतर करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो भी नया कानून बनेगा उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ेगा और उन्हें यही उम्मीद रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जब चल रहा है तो निश्चित तौर पर वहां से उन्हें राहत मिले, इस बात की वो उम्मीद लगा करके रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि राजनीतिक लड़ाई, ये लड़ाई जो है वो लड़ने का विकल्प हमेशा आम आदमी पार्टी के पास खुला रहेगा, क्योंकि वो हर राज्य में जहां जहां पर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव होंगे, वहां पर भी जाकर के इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। कह सकते हैं किस तरह से केंद्र सरकार ने उनकी सरकार के साथ भेदभाव किया, एक चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह की ज्यादती की, इस तरह के मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा भी बना सकते हैं। बिल्कुल, और वो हमने सुना भी कि किस तरह से राघव चड्ढा जो है वो अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए उस बात पर वो कह रहे थे कि किस तरह से हम एक छोटी सी पार्टी थे और कितनी जल्दी हम एक राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो गए। यहाँ पर राघव चड्ढा एक और बात कह रहे थे अखिलेश की, ये राजनीतिक धोखा है, ये संवैधानिक पाप है, और वो बात इसलिए उठा रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया था, सरकार के पक्ष में आया था। तो इस तरह से जब आगे इस तरह के मामले आते हैं तो ये विधेयक जब जिस तरह से लाए जाते हैं उसको लेकर आपको लग रहा है कि सवाल उठेंगे आगे भी?
देखिए, इसमें दो जो दल हैं उनकी स्थिति समझना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र राघव चड्ढा ने भी किया, वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल। दिलचस्प बात यह कि जैसे ही राघव चड्ढा का भाषण खत्म हुआ, इन दोनों ही दलों के सांसदों ने अपना भाषण वहां पर दिया। राघव चड्ढा ये बार बार कह रहे थे कि आप 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं और वहां पर बार बार जो है फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, लेकिन कल से आपके साथ भी यही हो सकता है जो दिल्ली के साथ हुआ। लेकिन वो चाहे सश्मित पात्रा बीजेडी के हों या वाईएसआरसीपी के कांग्रेस के नेता हों, उन्होंने दोनों ने ये स्पष्ट किया कि देखिए, दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली जो वो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। जब संविधान बनाया गया था तब भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ये हाफ स्टेट है और यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर संसद है, यहाँ पर विभिन्न देशों के दूतावास है, यहाँ पर विभिन्न संस्थान काम करते हैं, इसलिए यहाँ की स्थिति अलग है। और दुनिया में किसी भी देश में जहां पर की राजधानी है वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसीलिए नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था होती है देश की राजधानी चलाने के लिए, इसलिए जरूरी होता है। तो राघव चड्ढा का जो बयान था, जो भी बात थी, उनको तुरंत ही उनको जवाब भी वहां पर दे दिया गया। लेकिन हम जानते हैं अदिति कि जो दिल्ली वर्सेस केंद्र की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई भी बहुत बड़ी है और ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, आने वाले दिनों में भी ज्यादा तेज होगी। यह बात जरूर है कि इसमें कानूनी और संवैधानिक जो पहलू हैं, इस पर आखिरी बात अभी कही जानी बाकी है। बिल्कुल, और इंतजार रहेगा इसका कि आज राज्यसभा में जब अमित शाह कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं तब वो क्या कुछ कहेंगे अपने संबोधन में, और उसके बाद वोटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, जहां पर नूंह में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ का काम अब रोक दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन ने तोड़फोड़ अभियान को रोका है। नूंह के डीसी के आदेश पर यह तोड़फोड़ अभियान जो है वो रोका गया है। इससे पहले बीते 4 दिनों से कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। सबसे पहले करीब 250 झुग्गियां ढाई गई हैं और हमने देखा था कि लोग किस तरह रोते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका सब कुछ यहाँ पर बिखरता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर ये सवाल भी उठाए गए कि आखिर किसी एक अपराधी के चलते उसके पूरे परिवार या उसके पूरे घर को आखिर इस तरह से गिरा देना कहाँ तक सही है। जो अवैध अस्पताल था उसके पास बनी अवैध दुकानों को भी यहाँ पर तोड़ा गया है। सहारा होटल जो था उसको भी हटाया गया है। इस बीच ये खबर भी आई है कि 56 एफआईआर जो हैं वो इस मामले में दर्ज हुई हैं, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सहारा होटल जो ढाया गया था उसकी, और 156 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। तो 8 आरोपियों को यहाँ पर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, और वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी एक्शन में है। नूंह के कुछ इलाकों में कर्फ्यू जो है उसमें ढील भी दी जा रही। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सुनवाते हैं जो डीसी है नूंह के और एसपी, उनका क्या कुछ कहना है नूंह की स्थिति को लेकर। हमारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसके अंतर्गत मैं और एसपी दोनों सभी थानों के साथ साथ सभी गाँव में विजिट कर रहे हैं, सरपंचों और मौजूद लोगों से भी बात कर रहे हैं, और उसके द्वारा हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं कि सभी जगह हम लोगों में ये बात कर रहे हैं कि जो आपने खाई आपके बीच में आई है उसको पाट दिया जाए। साथ ही साथ जो भी बाजार अगर बंद पड़े हैं, तो जैसे आज हमने नूंह का बाजार भी लोगों के साथ मिलकर चालू करवाया, वैसे ही हम सारी चीज़ें हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य स्थिति को लाने के लिए हमने बैंक चालू हो गए हैं, बसेस जो है वो चालू हो गई है। वेट कर लेती हूँ आपका। प्रमित लड़के थे वो इस हिंसा में सबसे ज़्यादा आगे थे, और जो यहाँ के मौजूद लोगों को इकट्ठा करने का यही हमारा मकसद रहा है कि कम से कम उन लोगों को बुलाया जाए, और जो वो लड़के जो सोशल मीडिया के बेसिस पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उन लड़कों को काबू में लाया जाए। यहाँ से जो हमारी अरेस्ट पेंडिंग है उनको भी हम अरेस्ट करेंगे, और एक तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ा एक डायलॉग का गैप आया है, उस डायलॉग को वापस स्टार्ट किया जाए, दोनों के बीच में समन्वय वापस ही स्थापित किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तो माहौल ख़राब कर गए, लेकिन ये माहौल तो जल्दी जल्दी ठीक हो उतना सभी के लिए अच्छा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं, जो लगातार नूंह के हालात पर नजर बनाए हुए। मुकेश, एक तो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अब वहाँ पर स्थिति कैसी है, क्योंकि अब जाकर लोग क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना था कि उनका कोई हाथ नहीं, बावजूद उसके उनके घरों को या उनकी झुग्गियों को तोड़ा गया, लेकिन अब तोड़फोड़ का काम रोका गया, तो कुछ राहत जरूर मिली होगी। किस तरह से इस हिंसा, इस दंगों के बाद जो है वहाँ पर जिंदगी पटरी पर लौट रही है? देखिए, पिछले 4-5 दिनों से जो तोड़फोड़ का अभियान है वो चल रहा था, और बहुत सारी दुकानें, होटल, कई शोरूम वहां पर तोड़ दिए गए, और ये कहा गया कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं या जिनके घरों से पथराव हुआ है उनके यहाँ तोड़फोड़ हो रही है, या फिर जो दुकानें गवर्नमेंट लैंड पर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो लगातार ये अभियान चल रहा था, और बार बार आरोप यही लग रहा था कि जो सरकार है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो इसको लेकर जो
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसने संज्ञान लिया इस पूरे मामले का, और संज्ञान लेने के बाद आज जो है ऑर्डर जारी किया जिसमें ये कहा कि तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई है तोड़फोड़ की उसको रोक दिया जाए। उसके बाद जो नूह प्रशासन है उसने आज ये कार्रवाई रोक दी है। हालांकि ऑर्डर आने के पहले तक लगातार जो कार्रवाई है तोड़फोड़ की वो चल रही थी, लेकिन अब ये कार्रवाई रुक गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। दूसरा, जो नूह में कर्फ्यू लगा हुआ था उस कर्फ्यू में आज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ढील दी गई और कई लोग घरों के बाहर निकले, बाजार खुले थोड़े बहुत, इसके अलावा बैंक खुले और जो बस अड्डा था उसको भी चालू किया गया। तो एक तरह से नूह जो है उसके हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि थोड़ा तनाव शहर में अभी है क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट जो सेवा है वो बंद है और धीरे धीरे जो हालात हैं वो पटरी पर लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब प्रशासन, अब सरकार ये कह रही है कि ये बाहरी साजिश थी, ऐसा कुछ था, तब आखिर इंटेलिजेंस सरकार का क्या कर रहा था, पहले क्यों नहीं पता लग पाया? क्योंकि अगर पहले सही वक्त पर ये जानकारी मिल जाती तो ये दंगे रुक सकते थे, इतनी जानें जो गई उन्हें रोका जा सकता था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और अब मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर हो रही हिंसा के मामले और जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा दखल देते हुए यहां पर हिंसा की जांच की निगरानी को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। हिंसा मामले की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व IPS अफसर दत्तात्रेय पटसलगीकर को सौंपी गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच यहां पर CBI ही करने जा रही है। तो बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर पूरी तरह से दखल को जो है वो तैयार हो गया है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनकी जांच भी की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास जो है वो कानून व्यवस्था और भरोसे को बहाल करने का होगा। कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि संतुलन बना रहे और ठीक से जांच हो। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव। मणिपुर में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और तय कर लिया है कि मणिपुर में न केवल हिंसा की बल्कि राहत, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर भी वो निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि वो आदेश जारी करेंगे और जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं वो 11 FIR की जांच CBI ही करेगी, लेकिन उस टीम में दूसरे राज्यों के 5 अधिकारी शामिल होंगे। वो प्रतिनियुक्ति पर आएंगे जो कम से कम डिप्टी SP लेवल के अफसर होंगे। इसके अलावा ये जो जांच है इसकी निगरानी मुंबई के पूर्व कमिश्नर करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही साथ जो बाकी केसेस हैं उसमें 42 SIT होंगी जिसकी जांच DIG स्तर के अफसर करेंगे जो बाहर के राज्यों से आएंगे, और एक DIG जो होगा वह स्तर का अफसर वो 6 SIT का काम देखेगा, उसकी निगरानी करेगा। इसके साथ साथ जो SIT होंगी उनकी जो अगुवाई है कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का अफसर करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि 3 महिला जजों की एक कमेटी को नियुक्त किया है जो वहां पर पुनर्वास, राहत, मुआवजे संबंधी मानवीय पहलुओं को देखेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चाहता है कि लोगों में कानून और व्यवस्था के प्रति जो है वो भरोसा पैदा हो और जांच में भी संतुलन हो, इस तरह का वो आदेश जारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों कमेटी भी और मुंबई के पूर्व अफसर जो हैं IPS अफसर, मुंबई के पूर्व कमिश्नर, वो जांच रिपोर्ट अपनी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश ये जारी किया है। वहीं पर केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार की तरफ से पूरा एफिडेविट दिया गया था। DGP भी तलब किए गए थे, DGP मणिपुर भी अदालत में रहे थे और सरकार ने कहा है कि उसे मौका दिया जाए, मॉनिटरिंग की जाए और जांच परिपक्व तरीके से आगे चल रही है, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर जांच को रोकने की कोशिश न की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा दखल दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।
और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी का, जो लगातार मणिपुर और वहां के हालात पर नजर बनाए हुए। रत्नदीप, यहां पर आज डीजीपी को तलब किया गया और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ताजा हिंसा भी वहां पर देखने मिल रही है, लेकिन 3 महिला जजों का यहां पर पैनल बनाया गया है। 42 स्पेशल टीमें जो है वो जांच करेंगी। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में एक थोड़ी राहत जगी होगी, थोड़ी उम्मीद जगी होगी कि उन्हें अब न्याय मिलेगा, आगे आने वाले वक्त में बेहतर होगी तस्वीर। जी हाँ, जरूर, क्योंकि लोगों को मणिपुर में अब राहत चाहिए, उनको शांति बहाली चाहिए और उनको ये चाहिए कि जो हिंसा हो रही है वो रुके। और दोनों पक्ष में ही शायद ये जो सुप्रीम कोर्ट का रुक रहा है, जैसे कमेटी बनाई गई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब इन्वेस्टिगेशन में बाहर से जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है, इससे एक जो ट्रस्ट डेफिसिट जो हमें दिखने को मिला है, जब हम ग्राउंड से भी रिपोर्ट किए थे तो एक जो ट्रस्ट या फिर भरोसा जो सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर सरकार के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे दोनों पक्ष, वो भरोसा अब लौटा के लाने की एक कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो आगे देखना पड़ेगा किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशंस चलते हैं। सीबीआई को 11 केसेस सौंपे जा रहे हैं, बाकी केसेस जो सीबीआई के पास नहीं जा रहे हैं वो एसआईटी द्वारा, हर डिस्ट्रिक्ट में एसआईटी रहेंगे और एसआईटी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिसमें कि न्यूट्रल पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे जो कि बाहर के स्टेट से हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो कल जो ट्राइबल लीडर्स हैं कुकी और जोमी ट्राइब के, उनके साथ एमएचए की बैठक होने वाली है। माफ कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक होने की बात है। इसके दूसरे और आप अगर देखें जो सबसे बड़ी जो इंफॉल घाटी है उसके सबसे बड़ी जो नागरिक संगठन है कोकोमी, उन्होंने बॉयकॉट कॉल किया है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का। तो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नर को रेकमेंड किया कि 21 तारीख को स्पेशल सेशन बुलाया जाए मणिपुर असेंबली का। तो एक तरह से दोनों तरफ ही अगर सरकार की बात करें, मणिपुर सरकार, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या फिर घाटी में जो मेते सिविल सोसाइटी है, सभी अपना अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं और अपना अपना पोजीशनिंग ले रहे हैं, जबकि ट्राइबल ग्रुप्स बार बार ये मांग कर रहे हैं कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए बनाया जाए, कुकी जोमी ट्राइब के लिए। और मगर जो घाटी में जो सिविल सोसाइटी है वो इसके विरुद्ध है। वो कह रहे हैं कि जो भी जैसा भी नेगोशिएशन हो, मगर वो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है मणिपुर की, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। उसके साथ साथ मणिपुर में सबसे बड़ा जो ट्राइबल समुदाय है वो नागा है और कल नागा समुदाय भी एक रैली करने वाला है अपने इलाके में, जहां पे कि वो जो नागा पीस टॉक्स चल रहे हैं उसके ऊपर ये नेगोशिएशंस की कोई भी आंच ना आए, इसके ऊपर भी वो लोग बात रख रहे हैं। तो मामला पेचीदा है, घटनाएं घट रही हैं और बहुत लोगों की जान गई है, मगर अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ कमेटी बना दी है, इसमें लोगों की उम्मीद जगेगी कि न्याय उनको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। सरकार से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ गया है इस मामले में। फिलहाल देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। राजस्थान के सीकर से आज ईडी की बड़ी कार्रवाई की खबर आई है। यहां पर सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर रीट और आरएस की तैयारी करवाने वाली प्रमुख कोचिंग संस्थान है कलाम अकेडमी, उस पर ईडी ने कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार रीट भर्ती परीक्षा मामले को लेकर ईडी की ये कार्रवाई हो रही है और ये भी खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं का मामला है, जिसको लेकर ईडी ने ये छापेमारी की है। तो जिस वक्त ये छापेमारी हुई वहां पर बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए और जो अधिकारी ईडी के आए थे रेड करने, उनको देखने के लिए भी लोग वहां पर बड़ी तादाद में जमा हो गए और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर ईडी के अफसर पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। जी देखिए, सीकर में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है वो इसलिए राजनीतिक रूप से अहम है क्योंकि वहाँ पर जो राजस्थान पेपर लीक का जो स्कैम है, जो पहले ही राज्य सरकार की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप उसका अनुसंधान कर रही है, उसमें ईडी ने भी अपना दस्तक दी है उसमें, और पहले भी ईडी ने छापे मारे हैं सीकर ज़िले में। अब कलाम अकेडमी में जाकर छापे करना और वहाँ पर कार्रवाई करना,
अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस एरिया से गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो उसी एरिया से हैं। वैसे तो डोटासरा ने आज बांसवाड़ा में बयान में कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है कलाम एकेडमी से। कलाम एकेडमी में हम आपको बता दें एक ऐसा कोचिंग संस्था है जहां से बच्चों को तैयार किया जाता है आरपीएससी के एग्जाम्स के लिए, रीट के एग्जाम्स के लिए। और वहां पर ईडी की कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि कहीं जो एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है कहीं यहां से नहीं हुआ है। दूसरा जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि कहीं गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि उस जिले से आते हैं, वहां से वो विधायक है, कहीं उनका कोई लेना देना तो नहीं है। इस बात को खारिज करते हुए डोटासरा ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है कलाम कोचिंग एकेडमी से और ईडी जहां पे भी कार्रवाई करे, जहां पर भी उसे कुछ खोजना हो तो वो करे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। देश में आज नेशनल हैंडलूम डे है और इसका असर लंदन तक दिख रहा है, जहां 650 से ज्यादा भारतीय महिलाएं साड़ी पहनकर लंदन में नजर आईं। इस दौरान लंदन की खास जगहों पर वॉकथॉन भी आयोजित किया गया। लंदन से हमारी सहयोगी राधिका अय्यर बता रही हैं कि ये मौका किस तरह भारतीय संस्कृति के रंगारंग इजहार का उत्सव बन गया। लंदन का दिल रविवार को भारतीय संस्कृति का रंगारंग कैनवास बन गया। करीब 700 ब्रिटिश भारतीय महिलाएं इस दौरान रंग बिरंगी साड़ियों में लंदन की सड़कों पर चलती नजर आईं। बनारसी जरी से लेकर तमिलनाडु की कांचीपुरम साड़ियों तक, असम की मुगा सिल्क से लेकर बंगाल की जमधानी और गुजरात की बंधनी टाई और डाई साड़ियों तक हर रंग, हर किस्म की साड़ियां पहने डॉक्टर, आईटी पेशेवर और आम गृहिणियां भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि बन गई। लंदन में रहते हैं पर उत्तराखंड ने हमको बिल्कुल नहीं छोड़ा है। हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना उत्तराखंड, हमारा गांव, हमारा गढ़वाल, हमारा हिमाचल प्रदेश और वी आर सो प्राउड टू बी गढ़वाली वुमेन इन द यूके, एब्सोल्युटली स्मैशिंग इट हियर टुडे। यूपी जो है आज प्रगति की कगार पे है इकोनॉमी में, इसलिए हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारी हैंडलूम को हमें प्रोग्रेस करना है, जिनमें यूपी एंड इंडिया है। आज मैंने जो साड़ी पहनी है ये मेरी शादी में आई हुई साड़ी है जो मेरी मम्मी ने दी है। तो ये मेरी मम्मी का प्यार है और मेरे ससुराल का प्यार है। मैं इलाहाबाद एंड बनारस की हूँ तो बनारसी साड़ी हमारे लिए स्पेशल होती है। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर शुरू हुआ वॉकथॉन पार्लियामेंट स्क्वायर पर भारत के राष्ट्रगान के साथ खत्म हुआ। इस दौरान ब्रिटिश भारतीय पुरुष भी अपनी पत्नियों का साथ देने में पीछे नहीं रहे। इनमें से कई हैंडलूम पर बने पारंपरिक कपड़ों में पहुंचे। लंदन का फैशन सीन तो बदल ही गया है। यहाँ पर हर एक साड़ी की एक कहानी है। जैसे कि यहाँ एक 45 ईयर ओल्ड 30 साल से ज्यादा साड़ी अपनी माँ की पहनी है और ये कल्चर बरकरार रहे, यही इनकी एक मैसेज है, ताकि हैंडलूम इंडस्ट्री इंडिया का जो है खादी और कारीगरी आगे बढ़े और उसे राधिका अय्यर, सेंट्रल लंदन से, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास, NDTV के लिए।